नमस्कार दोस्तों, खमागणी। अपने इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ की जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की जो वैकेंसीज आ रखी है। टोटल इस वैकेंसीज के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर 47 पेज, उन सारे पेजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। और इसमें टेक्निकल और ट्रेड्समैन और पॉइंटर के लिए वैकेंसीज आई है। मेन ये दो पोस्टों पे है, उसके अंदर अलग जैसे अलग अलग पोस्टें काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल अपने बात करेंगे। उसका पे स्केल, वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपकी कम से कम 10th पास होनी चाहिए। आप अगर 10th पास है तो आप किसी ना किसी पोस्ट पे आप वैकेंसी फिल कर पाओगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी ये है। और एज 21 से लेकर 27 साल वालों के लिए भी है। और फिर आपको पता है रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, एज में छूट वगैरह मिलती है, वो अलग से है, ठीक है। और आपके 18 से लेकर 23 साल कम से कम एज होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पहले बात की जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। दूसरा आपका एज कम से कम, दो प्रकार की कैटेगरी है इसके अंदर, तो दोनों की मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ इस ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करूंगा। आपका पीएचडी के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपका सीबीटी के अंदर सिलेबस क्या होगा। सीबीटी के बाद में आपका जब ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के अंदर किस ट्रेड के अंदर आपका क्या टेस्ट में पूछा जाएगा। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और सिर्फ एक चीज है, मेडिकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो मैं आपको अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि अगर इसी के अंदर जोड़ दिया मेडिकल के बारे में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर मेडिकल के बारे में आपको बेसिक सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। कहने का मतलब है, इस एक वीडियो में कंप्लीट सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ है, कितनी वैकेंसीज है, ऑल जितना हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसीज का। इसका सबसे पहले कि आप कोई नहीं बताता इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, पहले वो बता देता हूँ। देखो, इसके बाद में अपनी इस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही चल गया। एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल पोस्टें हैं ये मतलब 9,000 कुछ सारी पोस्टें थी, आपने थंबनेल में देख लिया, वही है। और अब सबसे पहले अपने चलते हैं क्रोम पे। आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आपको खुद को भी सीखना जरूरी है। जैसे यूट्यूब पे वगैरह बताते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके, आप यहाँ पे जाके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं आपको वो ऑफिशियल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, गूगल या क्रोम पे आ जाना, जैसे कि आपको दिख रहा है। फिर आपको सीआरपीएफ सर्च करके सर्च करोगे तब उस पे नहीं आएगा। आपको सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख के रिक्रूटमेंट सर्च कर दिया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ यही है, ठीक है। इसमें नीचे लिखा हुआ देखो, हाइपरटेक्स्ट HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फिर crpf.gov.in, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर एक तो 17 अप्रैल का ये देखो दिख रहा है, ओके। ये 17 अप्रैल 2026 का नोटिस दिख रहा है। ये इसमें अमेंडमेंट कर किया गया था। स्टार्टिंग में नोटिस आया था 8 अप्रैल को, ठीक है। ये दो नोटिस आया था, एक तो इंग्लिश में आया था, एक इंग्लिश हिंदी में आया था, ठीक है। दोनों में दे रखा है। दोनों नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पे क्लिक करके आपके पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो, और डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी के मैंने स्क्रीनशॉट लेके जो इंपोर्टेंट चीजें, ये टोटल 47 पेजेस का है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके इनको अरेंज कर रखा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफिशियल तरीका भी बता दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये चीज कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने इसको पहले बताया, ओके। अब अपनी बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये आपकी लेवल 4 के अनुसार आपकी ये वैकेंसीज आई है, ठीक है। ये 8 अप्रैल को ये नोटिस जारी हो गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन कौन से पोस्ट तक, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के अंदर आगे अपने देखेंगे टेक्निकल ट्रेडमेंस कौन सी होती है, जिसके लिए जैसे कि ये सारी माली हो गई, कुक हो गए, वॉशरमैन हो गए, ये सारी ट्रेड्समैन के अंदर आती है। ये देखो टोटल इतनी वैकेंसीज है, ये टोटल 15 है, ठीक है। और दो अलग से टोटल 17 वैकेंसीज के लिए ये फॉर्म निकला है, ठीक है। और इनको सभी भर सकते हैं, कम से कम मिनिमम 10th पास क्वालिफिकेशन है। देखो, ब्रांच, नाई, बिकुलर, मोची, रसोई, बढ़ई, चालक और मोटर वाहन को छोड़ दिया जाए, ये ड्राइवर वाले के अंदर आ जाती है। माली, पाइप बैंड पेंटर, ये सारी वैकेंसीज है, ठीक है। मैं इसको आगे बताता हूँ। अब अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए आई है। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, आज ही फिल कर सकते हो। जैसे 20/4/2026 से फिल होना स्टार्ट हो गया था। आपका 19/5 मतलब 19 मई तक ये फिल होंगे, लास्ट डेट 19 है। और इनमें साफ साफ लिख रखा है, आप लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है। फिर आपने इस नोटिफिकेशन में जब आके आते हैं तब अपने को देखने को मिलता है
इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर दो प्रोसेस होंगे। पहले आपका पीईटी होगा, जिसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। आपकी क्षमता चेक की जाएगी। क्षमता कैसे चेक की जाएगी? दौड़ के। ठीक है, आपकी रनिंग होगी, बहुत ईजी रनिंग है। अगर जैसे ट्रेडमैन के लिए तो अगर आप ना मतलब 15 दिन भी दौड़ लेते हो ना नॉर्मल, एक टाइम वर्कआउट करके, तो आप आराम से पास कर लोगे। ठीक है, इतना ईजी है। और जो बाकियों के लिए, उसके लिए तो आपको 1 महीना चाहिए। 5 किलोमीटर की दौड़ है, वो मैं आपको आगे पूरी बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, पहला आपका फिजिकल होगा। ठीक है, और फिजिकल होने के बाद में पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है मापतोल। आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, और आपका वेट कितना है, वजन कितना है, आपका चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, और बस यही। और फीमेल का चेस्ट वगैरह नहीं नापा जाए, फीमेल की सिर्फ वेट और हाइट दोनों नापी जाएगी स्टैंडर्ड के अंदर। और ये एक प्रोसेस हो गया। इसके बाद में सेकंड स्टेप होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो अलग होगा। ये तीसरा प्रोसेस होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये साथ में होंगे। ये इसके पूरे 4 स्टेजेस है। ठीक है, 4 स्टेज के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और ये सेम चीज इसमें आगे लिख रखी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर जरूरत पड़ी तो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा इंग्लिश और हिंदी, ओनली 2 लैंग्वेज में होगा। जैसे एसएससी जीडी के अंदर बाकी जो अपनी अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं, उनमें से वो शायद 14 भाषाओं में करवाता है कंडक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, वो इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और सिपाही तकनीकी और ट्रेड्समैन के पदों की श्रेणियां, रिक्तियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएगी। मतलब कि ये जो वैकेंसीज है, ये आपके स्टेट वाइज आई है। मतलब हर एक स्टेट की अपनी एक वैकेंसी निर्धारित कर रखी है, इतनी वैकेंसीज होगी, उसके हिसाब से आपकी फिल की जाएगी वैकेंसीज। ओके, कैसे हम आपको यह भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वैकेंसीज है। ठीक है, ताकि थोड़ा सम टाइम कम लगे। देखो, ये हिंदी में मैंने लिख रखा है, और ये जस्ट इसके नीचे इंग्लिश में इसको लिख रखा है। जिसको हिंदी में सहूलियत है, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले, तो मैक्सिमम हिंदी भाषी क्षेत्र वाले ज्यादा इसको देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसमें 255 वैकेंसीज आई है, अलग दे रखी है। जैसे ड्राइवर की 255 है, कुक के लिए अलग है। हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी बांट रही है। जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के लिए ड्राइवर के अंदर 116 वैकेंसीज है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब हर एक स्टेट के अंदर हर एक पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज बांट रखी है। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम आप अपनी स्टेट का देख लेना, किस कैटेगरी से आते हो, कितनी वैकेंसीज है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको ये वैकेंसी, ये देखो, मेल के लिए टोटल 9096 वैकेंसी है सारी मिला के। ठीक है, और अगर बात की जाए फीमेल के लिए, तो 79 वैकेंसीज है। बोले तो 80 में एक कम। ये टोटल बिहार, राजस्थान, इस तरीके से राजस्थान के अंदर लगभग 4 वैकेंसीज है पूरी फीमेल के लिए। ओके, और अब अपने फिर से आते हैं, हाँ आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से अलग अलग बांटी गई है। ठीक है, तो पदों की श्रेणियां रिक्त अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएगी। चयनित सीबीटी होगा और प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसकी जो मेरिट लगेगी ना फाइनल, वो आपके सीबीटी के अंकों के हिसाब से लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एग्जाम में बैठेगा ना, 50% नंबर लाया ना, वो हर एक बंदा पास है। क्यों? वो पेपर पास है, उसके बाद में प्रोसेस वगैरह होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, वो अलग बात है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये ना जो आपकी वैकेंसीज है, ये आपके डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। मतलब इसका जो ई प्रवेश पत्र होता है, आपका एडमिट कार्ड होता है, वो डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, वो आपका ऑनलाइन ही आएगा। ईमेल और एसएमएस पे आपका एसएमएस आ जाएगा, आपको बाकी चेक करता रहना पड़ेगा। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको उसकी ऑफिशियल साइट पे लेके गया था, उसके बाद में मैंने आपको चेक करवाया था। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया भी था। ओके, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर, ये हो गया अपना 9वां। ठीक है, इसमें प्रत्येक स्टेज में प्रेस पत्र की 2 रंगीन प्रिंट कॉपी साथ लानी होगी, जिसमें से एक कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करवानी होगी। ये क्या होता है कि जब भी आप मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई भी आप प्रक्रिया देते हो, तो उसमें आपको 2 रंगीन पासवर्ड, 2 रंगीन है ना, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, उसके 2 रंगीन फोटोकॉपी निकलवानी है। एक तो वहां पे आपके पास जमा हो जाएगी, और बाकी फिजिकल पास करोगे फेल करोगे, उसकी आपको स्लिप दी जाएगी। ठीक है, जैसे पास किया तो वो स्लिप, और जो आपने 2 एडमिट कार्ड निकाला था, एक एडमिट कार्ड तो सेंटर में लेके जाओगे, एक अपने पास रखना है। बाकी ये चीजें मैं आपको जब आगे प्रक्रिया और होगी, तो तब भी इसका मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा। और एक विशेष जानकारी दे देता हूँ, इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो इस भर्ती से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, चाहे वो एग्जाम की मतलब सिलेबस, जो सारी जानकारी मैं आपको इस पे दूंगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।
और ऑफिशियल तरीके से जानकारी सारी मिल जाए। ठीक है, अब बात की जाए पे स्किल की, लेवल 3 के अनुसार आपको मिलेगी 21,700 रुपए। ठीक है, ये बेसिक पे होता है। बाकी इसके अंदर अपने को डीए, एचआरए और एटसेट्रा सारे जितने भी भत्ते होते हैं वो सारे मिला के लगभग हमारी इन हैंड सैलरी आती है ट्रेनिंग के बाद में। ट्रेनिंग के टाइम लगभग 5,000 रुपए कम आती है, 5-8 हजार रुपए कम आती है। मान के चलो कि ट्रेनिंग के टाइम में आपके पास एवरेज लगभग, ये सिंबल होता है लगभग का, ठीक है, आपके पास लगभग 40,000 के आसपास सैलरी आएगी ट्रेनिंग के टाइम में। ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास आएगी 45,000 से लेके 60,000 के बीच में। ओके, अब बात करते हैं वैकेंसीज। कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन, इसके लिए 9,175 वैकेंसीज है ये मेल के लिए, 9,096 वैकेंसीज है, और फीमेल के लिए 69 वैकेंसीज है। ओके, मैंने यही तो बताया था 96। ठीक है, ये हो गई। ओके, और ये स्टेट और मतलब स्टेट वाइज वैकेंसीज है, ये केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट वाइज वैकेंसीज है। ओके, अब अपने मैंने आपको वैकेंसीज बता दी, इसमें ना टोटल 6 स्टेट आए हैं, आप अपने अपने स्टेट की देख लेना। ठीक है, ये सॉरी 6 यूटी आए, 6 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली और दादर नागर हवेली जो गुजरात के पास में है, जम्मू कश्मीर जो ऊपर वाले हिस्से में है, और पुडुचेरी जो दक्षिण भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, इस तरीके से 6 यूटी, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में वैकेंसीज आई है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो ये मेल के लिए होगी, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था। और इसमें एक नोट लगा के क्या बात बोल रही है, एल्सो इंक्लूड द ब्लॉक बैकलॉग, मतलब पिछली जितनी भी भर्तियां थी इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सारी इसके अंदर फिल कर ली गई है। ठीक है, और बाकी आपको इसकी जानकारी अनुलोगन 1 में मिल जाएगी। तो मैं आपको अभी अनुलोगन 1 दिखा देता हूं ताकि कोई जानकारी छूटे ना। कैसे देखोगे, जैसे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना अपने पास, इसके अंदर आते हैं, ये आए, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अनुलोगन 1 आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर लास्ट में ये पूरी ये रहा, आपको पेज नंबर इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन उसके अंदर पेज नंबर 29 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बता रखा है एकदम स्टेट वाइज, ये आप इधर वाली साइड देख रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो। अब इसमें मैं आपको राजस्थान की बता देता हूँ ताकि आप अपने स्टेट की देख लेना, उसके हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मैंने इसमें शायद राजस्थान, जैसे पंजाब 16 पे आता है, ये आप ये और फायदा होता है, जैसे अपनों ने रीजनिंग सीख रखी है तो उसका क्या फायदा है, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, उस तरीके से आपको पता चल जाता है, मतलब नंबरिंग वाइज ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये मतलब इनको अरेंज किया होता है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ड्राइवर के लिए 80 के अंदर 18 वैकेंसीज है, ओबीसी के अंदर 21 वैकेंसीज है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसीज ड्राइवर के लिए है। और अपने बात कर लें जैसे कि फीमेल के लिए भी यहाँ पे सारी, मतलब राजस्थान की जितनी वैकेंसी है ना मेल फीमेल वो सारी दिखा रखी है। ओबीसी के अंदर फीमेल के अंदर कोई वैकेंसीज ही नहीं है। फीमेल के अंदर ये जो बीयूजी है बग वाली, इसके अंदर यूआर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसीज है, तो वैसे 4 वैकेंसीज थी फीमेल के लिए। आप ये सारी देख सकते हो स्टेट वाइज। ओके, ये रही। ओके, ये आपको दिख गया, जैसे राजस्थान की मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इसके अंदर इतनी वैकेंसीज है, ओबीसी के अंदर ये 80 कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी है। ओके, बोला ओके, समझ में आ गया। अनुलग्न 1 आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, ये देखो पाइनर विंग के लिए रिक्तियां, सिपाही के अंदर पुरुष की जो 20 रिक्तियां हैं और सिपाही टेक्निकल तथा ट्रेडमैन पाइनर भर्ती के माध्यम से भरी जाएगी। ये रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी है। ट्रेड पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण, शायद अखिल भारतीय का मतलब ये होता है कि पूरे, इसमें कोई आपका स्टेट वगैरह वो नहीं लगेगा डिस्ट्रिक्ट का, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ये नहीं है, ये पूरे भारत के हिसाब से, पूरे भारत में जितने भी फॉर्म आए तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको इसमें चुना जाएगा। इसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पूरे भारत के लिए आई है, सिर्फ ये वैकेंसी, ये ओनली 20 वैकेंसीज है मेल के लिए, वो पूरे भारत के लिए आई है। बाकी जो ऊपर वाली वैकेंसी थी वो स्टेट वाइज थी। ओके, आ गया समझ में। ये मोशन, मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन होता है शायद ये। ठीक है, ये बोलते हैं राजमिस्त्री होता है ना, वो वाली चीज राजमिस्त्री, मतलब अपने चिनाई वगैरह करते हैं ना, अपने जैसे घर वगैरह बनाते हैं, जो अपना मिस्त्री होता है ना, वो अभी जिसके भी दाढ़ी शायद 900 रुपए के आसपास होगी, पता नहीं, पर वो वाली ये वैकेंसी ओबीसी के लिए 4 है, और 80 के लिए 2 और एसटी के लिए 1, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसके अंदर कोई वैकेंसीज नहीं है, यूआर के लिए 5। ओके, अब बात कर लेते हैं नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आपको भैया जो मिलने के बाद आप न करे करो, नहीं, मैं तो मेरे स्टेट में करूंगा, मैंने तो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया था, मैं तो राजस्थान में ही नौकरी दूंगा और कहीं दूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बोला गया कि आप कहीं पे भी बात हो, मतलब आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, पूरे राजस्थान जो इस वैकेंसी में जो स्टेट दे रखे हैं पूरे भारत के अंदर, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी में कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। ओके, ऑल क्लियर, बोला ऑल क्लियर। फिर ये बोल रहा है कि अब एक चीज ध्यान रखना,
इसमें बोल रहा है कि जो आपका राज्य का निवास प्रमाण पत्र है वो लगा के आप अपनी वैकेंसी फिल करोगे, मतलब आप अपना फॉर्म फिल करोगे राज्य का निवास प्रमाण पत्र लगाने के बाद में। ऐसा नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। मतलब स्थायी आपका ये कब चेक होगा? पहला स्टेज फिजिकल हो गया, दूसरा एग्जाम हो गया, तीसरा ट्रेड हो गया, चौथा जब स्टेज जाएगा जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उस टाइम आपको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र वो देखा जाएगा। अगर वो नहीं हुआ, गलत पाया गया, मतलब जैसे मैं मूल निवासी राजस्थान का हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई फेक बना के मैंने, उत्तर प्रदेश या हरियाणा का बना के मैंने वैकेंसी फिल कर दी, ठीक है, तो वहां पे पता चलने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। और समय राज्य बदलने की अनुमति नहीं देता, आपका जो जिस स्टेट के आप मूल निवासी हो ना, उसी के आपको फॉर्म फिल करना है, ओके। इसके बाद में एक और चीज पहले मैं ये बताता हूँ। अब बात करते हैं अपनी योग्यता की, ठीक है। योग्यता क्या है? इसके अंदर एक चीज बोल रखी है कि ऐसे व्यक्ति जिनका पति या उसकी पत्नी जीवित है और विवाह किया है, मतलब कि आपने 2 शादियां की तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपने फॉर्म फिल कर भी दिया धोखेधड़ी से और बाद में फाइनल में पता चला, आपने ड्यूटी भी कर ली 1 साल, उसके बाद में आप पता चलता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको पता चलता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। चाहे आप जैसे कि कोई पत्नी है, उसका पति मर गया, और वो अलग बात हो जाती है, मतलब पति और उसकी पत्नी जीवित है, मतलब समझ रहे हो ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से जीवित होते हुए भी आपने एक और शादी कर ली, मतलब आपने 2 शादी कर ली। आप मेल हो तो आपने 2 शादी कर ली, फीमेल हो तो आपने 2 शादी कर ली, फिर इनको पता चलता तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसा ही सेम नीचे वाला लाइन में बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनमेरिड हो, मतलब कि सॉरी, आप मैरिड हो तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, आप मैरिड हो फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप विवाहित हो तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप विवाहित नहीं हो तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, बशर्ते कि आपने 2 शादी नहीं की हो, ठीक है, अपने भारतीय कानून के अनुसार। अब एज लिमिट की बात की जाए तो ये पहले था, बाकी इसको संशोधन कर दिया गया है। जैसे ड्राइवर के अंदर तो वही है, 21 से एज लिमिट तो वही होती है, 21 से लेकर 27 साल, और जो ट्रेडमैन बाकी जो सिर्फ ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष है, बाकी सभी के लिए 18 से लेकर 23 वर्ष है। इसकी जो एज काउंट की जा रही थी पहले तो ये था, ठीक है, ये देख लिया। अब इसको संशोधन करके एक अभी जस्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर, उसको संशोधन कर दिया गया था, पैरा 7 और पैरा 9 को इसमें अमेंडमेंट किया गया है, मतलब बदलाव किया गया है। ड्राइवर के लिए आपके पास 21 से 27 वर्ष एज होनी चाहिए। पहले 1 जनवरी से काउंट कर रहे थे, मतलब 1 जनवरी तक आपके पास, 1 जनवरी 2026 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो ड्राइवर के हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, सारे डॉक्यूमेंट इस तारीख तक आपके बने होने चाहिए। अब इन्होंने संशोधन करके ये बोला कि 1 अगस्त 2026 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो 10th की क्वालिफिकेशन मार्कशीट हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, सारे डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए। आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 27 के बीच में होनी चाहिए, और इन्होंने ये दे भी रखा है इधर वाली साइड, इसको मत देखना, अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि संशोधन कर दिया ना इसके अंदर। तो 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में आपकी एज आती है, तब आप फिल कर सकते हो, आपकी डीओ भी देख लेना, ठीक है। और ये सेम कांस्टेबल के लिए बोला गया है, इसको मत देखो, बाकी ये तो सेम ही रहता है, 18 से लेकर 23 साल उम्र रहेगी, बाकी आपको कास्ट वाइज छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब काउंट वही होगी, 1 अगस्त 2026 से इसकी सारी काउंट होगी। पैरा 9 के अंदर वही मतलब कहने का मतलब एक ही है कि आपकी एज हो चाहे कोई क्वालिफिकेशन हो, वो 1 अगस्त 2026 से आपकी काउंट होगी, ओके। इसके अंदर ये बात बताई गई। बाकी आपको जैसे ओबीसी के हो, SC ST के हो, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, मतलब जो 21 से लेके 23 साल तक की जो उम्र है उसके अंदर आप SC ST के अंदर 5 और जोड़ दो, 28 हो जाएगी, ओबीसी के अंदर 3 जोड़ दो, 26 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको छूट दी जाती है, बाकी ये सारा आप देख सकते हो, ओके, देख लिया, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे आगे कुछ इसमें पिछड़े वर्ग EWS, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लाभ लेने की निर्धारित तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनिश्चित करना होगा जाति समुदाय प्रमाण पत्र, और जो कि ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। हाँ, एक चीज और बोल रखी है कि जो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है आपके पास कम से कम इस तिथि तक आपका बना होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट आप बाद में बनाते हो वो भी चल जाएगा, फिलहाल आपको लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इस स्टेट से हूँ, तो अब आपके पास इस फॉर्म फिल करने से पहले पहले कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी क्रिमिनल लेयर में नहीं आता, ठीक है, नॉन क्रिमिनल लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और एक चीज और है, स्टेट के अंदर क्या है कि अपने सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं जिनके निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करती वो गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बोल रखा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर राज्य है,
स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करते, इसलिए असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को इसे जमा कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी आवासीय स्थिति के सत्यापन पर निर्भर करेगा। मतलब कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप जो आपका जिला अधिकारी है उनसे आप लिखवा के ले जाओ कि मैं भैया असम का ही निवासी हूँ, तो वो आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 राज्यों के लिए छूट है। बाकी बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता अब आपका 1 अगस्त 2026 से काउंट होगा। ओके, चालक के लिए क्या, सभी के लिए आपकी 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, शैक्षणिक योग्यता 10th पास। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 10th पास, ये 10th प्लस 2 पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी कम से कम आपकी 10th पास होनी चाहिए। ओके, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, सभी के लिए, चाहे चालक हो चाहे ट्रेड्समैन हो, सभी के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही है। अब आप जैसे फॉर्म फिल करते हो उसके हिसाब से अलग है। जैसे कि आप चालक माने ड्राइवर का फॉर्म फिल करते हो तो उसके लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, हेवी का लाइसेंस होना चाहिए, भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। मैं आपको जस्ट आके बताता हूँ ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ये टेक्निकल मोटर वाहन के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता 10th पास। ठीक है, ये तो कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आप चालक की भर्ती हो तो उसके लिए ड्राइवर बनना, तो भैया हेवी तो आपको चलाना आना चाहिए ना, क्योंकि सेना में बड़े बड़े वाहन ही चलाए जाते हैं, छोटे बड़े सारे वाहन चलाए जाते हैं। ओके, अब बोला मैकेनिक मोटर वाहन के लिए आपको तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय राज्य व्यवसाय परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक परीक्षण संस्थान, ये क्या IITI मतलब प्रमाण पत्र, और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव। ये बोला आपको टेक्निकल योग्यता जो मैकेनिकल मोटर वाहन है ना, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि मैं लिख देता हूँ ITI। ठीक है, ITI आपको चाहिए, ITI। ओके, और 2 वर्ष का औद्योगिक परीक्षण संस्थान से, मतलब 2 वर्ष के ITI होते हैं, वो करने के बाद में आपको 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। ओके, और उसके बाद में अथवा अगर वो नहीं है तो ये दूसरा ये चीज ये बोल रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय और राज्य से सुक्ता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, मतलब 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, फिर अन्य ट्रेड्स के अंदर जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, अन्य ट्रेड्स के अंदर जैसे कि माली मोची, वो सारे ट्रेड्स मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए और कुछ नहीं। टेक्निकल योग्यता के अंदर आपको कार्य का अनुभव होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में निपुणता, मतलब जो भी आप ट्रेड दे रहे हो उसके ऊपर निपुण होना चाहिए और आपके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है, दोनों देख लेना। ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं पाइनियर। पाइनियर, ठीक है, पाइनियर में राजमिस्त्री शैक्षणिक योग्यता वही 10th पास, सभी के अंदर 10th पास है। और टेक्निकल योग्यता क्या मांगी है, इसमें मांगी संबंधित ट्रेड मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपको जितने भी ट्रेड डन है, सिर्फ ड्राइवर वालों को छोड़ के बाकी सभी के अंदर कम से कम आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर वालों के अंदर ये बात नहीं लिख रखी, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ओके, मान्यता प्राप्त, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इस टेक्निकल के अंदर, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक है, संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। मतलब ये मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण है ना, ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब कि IITI करने वाले प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर ये मतलब पाइनियर वाले में ये चीज बोल रहा है कि आपने जैसे IITI कर रखी है और आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको इनको मान्यता पहले दी जाएगी। ठीक है, बाकी इन्होंने 2 चीजें डाल रखी है, ये चीज आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप इसकी अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, नहीं होगी तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के अपने हिसाब से समझ सकते हो। मैंने अपने हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश की। ओके, अब इसमें ट्रेड्स की बात आ गई। ठीक है, अब आगे अपने चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं, ओपिनियन फॉर्म फिल। ये फॉर्म फिल के लिए तो हो ही गया, मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है और 19/5/2026 तक ये फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल की फीस क्या, 100 रुपए। मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल से आता है, EW से आता है, OBC से आता है, उन सब के लिए आपकी फीस 100 रुपए है। ठीक है, बाकी ये हो गया। ठीक, कैंडिडेट बिलोंग SC ST और फीमेल, जो 80 और ST से आता है और फीमेल है उनके लिए कोई, और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ 1 2 3 तीन जाति वालों के लिए आपकी फीस लगेगी। जैसे जनरल से आता है उसको 100 रुपए देने, EW से 100 रुपए दो, OBC से, मैं OBC से आता हूँ, मुझे भी 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, बाकी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। आई समझ आया क्या आ गई, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं
डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या लगेगा भाई, आपके पास मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि इस आपको कास्ट में छूट चाहिए, मतलब सॉरी क्या बोल गया, हाँ, अगर आपको जैसे कि हाइट में छूट चाहिएगी, चेस्ट में छूट चाहिएगी, वो आगे मैं आपको जो उसका पैरामीटर होगा वो दिखाऊंगा, तब आपको क्या कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी है कि वो आपको 1 अगस्त से पहले पहले आपको बना लेना है, और ये आपका निवास प्रमाण पत्र से संबंधित है, वो भी आपको बना के रखना है, ओके। और बाकी ये चीजें मैंने आपको बताई दी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड है, ओके। अब बात करते हैं जो इस वीडियो के अंदर मेन चीज थी, क्या बेस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। पहले आपका पीएचटी होगा, मतलब फिजिकल होगा, सिंपल सा बोला जाए। फिजिकल पास करने के बाद में आपका सीबीटी 1 होगा, मतलब एग्जाम होगा। फिजिकल ही फेल हो गए, हालांकि नौबत नहीं है कि मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको लगभग जोर मार के 2 महीने के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ 20 मिनट में कंप्लीट करवाने का वर्कआउट साथ में मैं भी करूंगा और आपको भी बता दूंगा, नौबत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। और ट्रेड्समैन वालों के तो लिए बहुत ईजी है, 15 दिन में वो अपनी दौड़ पास कर सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट हाइट वो सारी चीजें मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूंगा। फिजिकल पास किया तब आप सीबीटी में बैठोगे, अगर फिजिकली फेल हो गए तो आगे भर्ती को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब बता रहा हूँ, ओके। सीबीटी सीबीटी पास होने के बाद सीबीटी सारे पास हो जाएंगे, जो 50 नंबर लेके आएंगे वो सारे पास है। उसके बाद में आपका ट्रेड होगा, सिर्फ ट्रेड के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों दिन एक साथ में होंगे। चार चार स्टेज में आपकी ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी कांस्टेबल और टेक्निकल ट्रेडमैन। इस वैकेंसी का नाम ही यही है, कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेडमैन और पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका पीएसटी पीईटी होगा। पीईटी के अंदर क्या होगा, रेस होगी, दौड़ होगी, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी में दे रखा है, ओके, और ये हिंदी में दे रखा है, वो ऊपर इंग्लिश में था, ठीक है। अब बात करते हैं दौड़ के अंदर क्या होगा। दौड़ के अंदर आप यहाँ पे इस चीज को नोटिस करो, सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिकल, वाही सिपाही, मतलब वाहन सिपाही, माली, पेंटर, बढ़ई सिपाही, ब्रांडबेस सिपाही, पॉइंट बेंट सिपाही, मोची सिपाही, मोची कांस्टेबल हो गया, दर्जी और बेगुलर। इन सबको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कंप्लीट करनी है। और इन्हीं के अंदर जो वैकेंसी कुछ महिलाओं के लिए है, उन सभी को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है, सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, ठीक है। और बाकी जो रसोईया हो गया, जलवाहक हो गया, ठीक है, और नाई हो गया, और ड्रेसिंग के अंदर महिलाएं हो गई, ठीक है, और धोबी हो गया, और धोबी महिलाएं होगी, सफाई कर्मचारी हो गया। मतलब कि बोला जाए, रसोईया 1, जलवाहक 2, नाई 3, और धोबी 4, और धोबी महिलाएं होगी, सफाई 5। ये 5 पोस्टों पे सिर्फ आपको बहुत ज्यादा छूट दी गई है भैया। 1600 मीटर करनी है 10 मिनट में, भैया आराम से कर सकते हो आप। अगर है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आप डेली आधा घंटा नॉर्मल जॉगिंग करते हो ना, सिर्फ नॉर्मल जॉगिंग, आधा घंटा चलो ज्यादा हो गया, 20 मिनट आप डेली नॉर्मल जॉगिंग करते हो ना, 15 दिन के अंदर अंदर आप 1600 मीटर 8 मिनट में लगाने लग जाओगे। इन्होंने 10 मिनट ही मांगी है, मतलब 7 दिन के अंदर आप ये रनिंग अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, ओके। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इन 5 पोस्टों के लिए। बाकी के लिए थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, आराम से करेंगे, एक टाइम वर्कआउट करेंगे तो अपने 2 महीने के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। फिजिकल के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसका मेन एग्जाम है, ठीक है। और बाकी सिपाही मिस्त्री के लिए आपको 1600 मीटर 9 मिनट में पास करनी होगी, ओके। ये आपकी दौड़ हो गई, और ये मैंने आपको इंग्लिश में दे रखा है, जिसको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देख लेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए बोल रखा है कि अगर आप महिला को वहां पे, जो महिलाओं के लिए रनिंग करने से पहले आपका एक जांच होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो इसमें जिस तरीके से लिख रखा है, अगर आप गर्भवती पाए जाते हो, चाहे वो कोई सी व्यवस्था हो, पहला महीना, दूसरा महीना, कोई सा महीना हो, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी, आपको मतलब पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आप जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता, आपका बेबी नहीं हो जाता, उसके बाद में आपका टाइम दिया जाता है, 3 महीने के बाद में आप फिजिकल देने के लिए आ सकते हो। वो सारी प्रक्रिया वो आपको वहां समझा देंगे, बाकी इस नोटिफिकेशन के इस पॉइंट में लिख रखा है, ठीक है। वो जो वैकेंसीज होती है ना आपकी, वो मतलब बचा के रखते हैं, और जब आप क्वालिफाई करोगे तो वो आपको पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। दौड़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ दौड़ के लिए। जो उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें बोर्ड की पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए अस्वीकृत पर्ची, मतलब रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी, देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। मान लो आपने दौड़ दिया, दौड़ के अंदर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, पास हो गए तो आगे ठीक है, नहीं हुए तो बाहर निकल जाओ, ठीक है। हो गए तो आपको नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए जाने भेज दिया जाएगा।
कोई अपील दौड़ के लिए नहीं, आप दौड़ के लिए आपकी कोई अपील मानी नहीं जाएगी। ओके, अभ्यर्थियों को पहचान है तो कम से कम फोटो पहचान युक्त लाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आपका एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ये लाना होगा। ये चीज तो बेसिक है। मैं एक चीज यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ, आपकी दौड़ के लिए कोई अपील नहीं सुनाई जाएगी। आप अगर जैसे कि आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम रह जाती है तो आप अपील कर सकते हो, वहां के जो अधिकारी होता है, रिकमांडेड ऑफिसर होता है वहां का, जो मतलब सिविल यूनिफॉर्म में होता है, उनसे आप अपील कर सकते हो मेरी हाइट है, मेरे को एक बार संतुष्टि करने के लिए एक बार और मेरे को चेक करवाना है, तो आप चेक करवा सकते हो उसको, उन अधिकारी को बोलकर। वो तो आप बाकी ना, जहाँ के वो कांस्टेबल और एएसआई, वो जो एएसआई होते हैं, कुछ एसआई होते हैं सीआरपीएफ के, तो वो आपकी भर्ती प्रक्रिया फिल करवाएंगे ना, बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं आपके साथ में। आपकी 2-3 बार हाइट चेक करते हैं और ये भी कहते हैं भैया अगर आपकी किसी वैकेंसी में आपको हाइट के अंदर पास कर दिया गया तो वो सर्टिफिकेट दिखा दो, क्या पता कोई गुंजाइश हो सके। समझे ना, बहुत कोऑपरेट करते हैं, आराम से हो सकता है। ठीक है, बाकी आप हाइट में, चेस्ट में कुछ आपको लग रहा है कि भैया मेरी फिर से नापी जाए, वो फिर से नाप के एकदम पूरा संतुष्ट करके फिर आपको रिजेक्शन स्लिप देते हैं, अगर किसी का हाइट और चेस्ट कम रह जाती है तो। ओके, अब बात करते हैं शारीरिक मानक पीएसटी, जो मैं आपको बता रहा था हाइट के लिए। ओके, इसमें आपको क्या है, ऊंचाई, सबसे पहले हाइट नापी जाएगी। पुरुषों के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नॉर्मल ये आपकी किसके लिए, ओबीसी और जनरल के लिए आपकी ये हाइट होनी चाहिए। ओके, बाकी आपको हाइट में छूट दी गई है, ऊंचाई में छूट दी गई है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हाइट 170 सेंटीमीटर है, ओबीसी से आ रहे हो, एसटी से आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस, सॉरी एसटी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए आपकी हाइट ये होगी। ओके, महिलाओं के लिए और मेल के लिए हो गई। इसके बाद में आपको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये सभी उम्मीदवार, मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब है, उन सभी के लिए आपकी पुरुषों के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होगी, महिलाओं के लिए ये होगी। पूर्वोत्तर राज्य, सभी अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, पूर्वोत्तर राज्य कौन से हो गए, जो 7 सिस्टर कहलाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और ये इधर वाला है, क्या बोलते हैं इसको, मणिपुर। ये सारे 7 सिस्टर वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य के अंदर आते हैं। बाकी आप देख लेना, और बाकी इसके नीचे भी अच्छे से दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से आपको हाइट के अंदर, ये तो ये हाइट का, हाइट की छूट हो गई। ओके, अब जान लेते हैं अपने वेट के बारे में, सॉरी चेस्ट के बारे में जानते हैं। चेस्ट के बारे में मैंने, अच्छा ठीक है, अब पहले आपका हाइट नापी गई, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, और बिना फुलाई आपका चेस्ट ना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो बिना फुलाई, सिंपल ऐसे नापा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बोलेंगे फुलाओ, इस तरह के फुला के आपका 5 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। ओके, तो ये वही है, सेम, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं, थोड़ा बहुत है। ये जो सी ऑप्शन था लगभग सेम ही, इसमें 18, इसमें भी 18 है, और इनकी आप देख सकते हो 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाव। और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जो पहला पॉइंट था, और इनमें हिसाब से छूटा, आप देख लेना। और बी का क्या, गढ़वाली और कुमावली, यहाँ पे दिखा रखा है कि कैंडिडेट भी, ये रहा गढ़वाली। ठीक है, इसमें इस तरीके से छूटा, आपको चेस्ट के अंदर दे रखी है। और महिलाओं के सीने नहीं नापे जाते। ठीक है, और इस स्टेज में केवल ऊंचाई सीने में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज में आरंभिक जांच, मतलब आपको जैसे कि छूट चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। जैसे इसमें छूट चाहिए तो आपको अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों को जो आपका सर्टिफिकेट वो देखा जाएगा, या फिर जैसे गढ़वाली, कुमाऊली, गढ़वाली मतलब हिमाचल प्रदेश वाले हो गए, पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गए, डोगरा, हाँ ये सारे पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गए, डोगरा कश्मीर में बोली जाती है, अपनी राजभाषा भी है। तो इस तरीके से पहाड़ी वाले क्षेत्र का आपका देखकर छूट दे दी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं वेट का। हालांकि वेट का वीडियो हर कोई नहीं बना के डालता, तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, जो उम्मीदवार शारीरिक मानकों यानी कद और सीने में अयोग्य घोषित किए गए उन्हें उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, और जो योग्य है उनका वजन नापा जाएगा। वजन में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको वजन आपका मेडिकल के टाइम नापा जाएगा, उस टाइम आपको प्री मेडिकल के अंदर दे दिया जाएगा वजन, भैया कम करना ज्यादा करना वो आपको बता देंगे। वजन के लिए आप बेफिक्र हो। ठीक है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भर्ती में अलग स्टेज कंप्यूटर आधारित ये सारी बता रहे हैं कि भैया आप फिजिकल पास कर लेते हो, जैसे पहले रनिंग पास की, फिर आपने स्टैंडर्ड मतलब मापतोल आपकी हाइट और वेट पास करने के बाद आपने वजन, वजन का कोई ज्यादा मैटर नहीं है, ये पास करने के बाद में ही आपको अगले स्टेज के लिए कंप्यूटर आधारित में बुलाया जाएगा। अगर आपकी यहाँ उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, मतलब फेल हो जाते हो, तो आपको आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये इसके अंदर बोल रहा है। ठीक है, फिर बोला भूतपूर्व सैनिक के लिए ये चीज जान लेना, भूतपूर्व सैनिक मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, उनकी आपको पीईटी
फिजिकल क्षमता और स्टैंडर्ड मतलब मापतोल में परीक्षा में पूर्ण छूट है, मतलब जो फर्स्ट स्टेशन है उसके लिए उनको कोई फिजिकल वगैरह नहीं देना, छूट दे रखी है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए पीईटी आयोग नहीं किया जाएगा, मतलब फिजिकल वगैरह उनका आयोजित नहीं किया जाएगा, परंतु ध्यान रखना भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, हाइट और वजन की माप दर्ज कराने के लिए पीएसटी में उपस्थित होना होगा। हालांकि उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और स्किल टेस्ट चिकित्सा में उत्तीर्ण होना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपका वहां पे दौड़ा के नहीं देखेंगे, आपकी कोई फिजिकल मतलब आपको दौड़ा के नहीं देखेंगे, और सिर्फ आपका क्या नापा जाएगा, आपका सीना, आपकी लंबाई और सीना और वजन मापा जाएगा, आपको रनिंग नहीं करनी। और वहां पे आपको उपस्थित होना जरूरी है। उपस्थित हो गए आपको एक वो पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने फिजिकल पास कर लिया, और फिर आपको एग्जाम उन सभी में पास होना जरूरी है। सिर्फ आपको रनिंग के अंदर छूट दी गई है, क्योंकि आप भाई एक्स सर्विसमैन हो तो वहां पे रनिंग तो वैसे ही करवाते होंगे, पीटी परेड सारी वैसे ही चलती है, तो आपको उनकी जरूरत नहीं है इसलिए। और अब जिनको लगता है कि भैया क्या हमारा वेट होना चाहिए, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। ये पुरुषों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, और ये आपकी हाइट है, हाइट के हिसाब से ये आपका वेट दे रखा है, उम्र का रेशियो दे रखा है। अब जैसे कि कोई 18 से लेकर 22 साल में आता है, अब जैसे मैं मेरी बताता हूँ, मेरी 164 सेंटीमीटर हाइट है और मेरी आती है, मैं 23 साल का हूँ, तो 23 साल से लेकर 28 साल की एज कैटेगरी में आती है, तो मेरी हाइट होनी चाहिए, मेरा वेट होना चाहिए 57 kg से लेकर 70 kg के बीच में होना चाहिए, और मेरा अभी 68 kg वेट है, तो मैं ये क्वालिफाई कर गया, ठीक है। ये ऐसा ही होता है। बाकी आप अंडर वेट ओवर वेट भी होंगे ना, तब आपको मेडिकल के टाइम प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें री मेडिकल दे देते हैं, उसमें काम हो जाएगा, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बस तसल्ली के लिए, ओके। और ये मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए आप फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हो, ओके। इसमें ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ओके। डन डन। अब बात करते हैं, अब थोड़ा ही रहा है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट और लूंगा। अब बात करते हैं, फिजिकल आपने पास कर लिया, बहुत खुशी हुई, पास कर लिया। अब बात करें अपने कंप्यूटर सेकंड स्टेज में, आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में क्या होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 नंबर के पर्सन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ओके। सबसे पहले सामान्य बुद्धि मतलब रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता अवेयरनेस मतलब जीके, यहाँ पे जीके पूछी जाएगी आपसे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, और फिर गणित, और फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक, ये सारे के सारे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार सब्जेक्ट होंगे, 2 घंटे के अंदर एग्जाम होगा। ये पैटर्न है, पहले काफी पहले जीडी में हुआ करता था ऐसे 25 क्वेश्चन 25-25 करके, हालांकि जीडी में अभी 80 क्वेश्चन कर दिए 20-20 करके, ठीक है। बाकी सेम यही सब्जेक्ट होते हैं, ओके। जीडी की तैयारी करा उनके लिए तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। रीजनिंग सभी की तैयार होती है, मैथ लगभग सभी की तैयार होती है, हिंदी और थोड़ा सा आपको जीके के अंदर थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके। बाकी केवल 2 परीक्षा में आयोजित होगी, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है, कितनी है, 1/4। 4 क्वेश्चन आप अगर 4 क्वेश्चन मतलब 1/4 किया है, आपने 4 क्वेश्चन किए, उसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, 1/25 की नेगेटिव मार्किंग है, आप देख लेना, ठीक है। मेरे को अभी वो बताने को नहीं बन रहा, मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, चलो। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रश्न को उत्तर देते समय ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग, ओके। प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच की कोई प्रावधान नहीं है, भैया आपने बोला नंबर मेरे कम आगे पुनः जांच करो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आंसर की दी जाएगी, इस समय आप अपने ऑब्जेक्शन वगैरह लगा सकते हो, जो 9 नंबर बता दिए वही मान्य होंगे, ओके। कंप्यूटर आधारित उम्मीदवार प्राप्त अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा। सामान्यकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है, और ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, देखो ये यहाँ पे लिख रखा है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के लिए आपका सीवीटी होने के बाद में आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा, उसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और एक अभी मैं बता देता हूँ, टाई का जब आएगा ना, कई के बार ऐसा होता है कि आपने सारी चीजें पास कर दी, तब टाई मतलब 2 कैंडिडेट आगे, उन दोनों में से किस कैंडिडेट को लेना है, तो उसके लिए मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ, मैंने, हाँ ये रहा। टाई के मामले में क्या किया जाएगा, पहले सीबीटी के बाद एक के अंक देखे जाएंगे। मान लो कि मैं हूं, मेरे आ गए 90 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, दूसरा कैंडिडेट उसके भी 90 नंबर आ गए, हम दोनों का नाम अलग अलग है। पहले देखा जाएगा भाग ए मतलब जो रीजनिंग का पार्ट है ना, और जीके का पार्ट है, पहले देखा जाएगा रीजनिंग में किसके ज्यादा है। मान लो दोनों के 25 में से 25 आए हैं, ओके, मेरे और दूसरा कैंडिडेट हो उसके 25 में से 25 आए। फिर भाग बी देखा जाएगा, भाग बी में क्या है, भाग बी कौन सा है, भाग बी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, भाग ए रीजनिंग है, भाग बी जीके, ठीक है। फिर जीके में देखा जाएगा
अच्छा, दोनों जीके में भी मान लो दोनों के बराबर है, 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए जीके, 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए। फिर आपका देखा जाएगा, अब आओ जन्म तिथि पे, कौन किसकी आयु ज्यादा है, तो ठीक है, दोनों की आयु भी बराबर है। फिर आपका देखा जाएगा नाम, नाम में सारे चढ़ जाते हैं क्योंकि नाम में अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, तो उसमें आपके टाइप का मामला क्लियर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से टाइप का मामला देखा जाएगा। आगे चलते हैं और ओके, अब उन्होंने बात करते हैं कट ऑफ का। आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और में पर्सन मैट्रिक स्तर के होंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस होगा ना वो मैट्रिक स्तर मतलब 10th के बेस पे जो सिलेबस होता है वही आपसे पूछा जाएगा। ओके बोलो ओके। अभ्यर्थी को कैलकुलेटर और ये उपकरण वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, लेके जाके गए पकड़े गए तो अच्छे से आपकी खातिरदारी होगी। ओके, परीक्षा से बाहर भी कर दिया जाएगा, वो भी लिख रखा था, 3 साल का 7 साल का ये सारी चीजें हैं, तो सभ्य तरीके से एग्जाम देना है। ठीक है, अच्छे से पूरे अच्छे माइंड फ्रेश के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ आपको एग्जाम देना है, पास करके बाहर आना है। ठीक है, फिर बात करते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपकी ये देखो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपके ये सिलेबस है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। और आपका जीके के अंदर ये, जीके के अंदर सारा सिलेबस पूछा गया है, रीजनिंग के अंदर सारे सिलेबस पूछा गया। हालांकि इसने कैलेंडर वगैरह का इसमें बता नहीं रखा है, बाकी बेसिक रीजनिंग सारी दे रखी है। ठीक है, और जीके के अंदर बता रखा है कि आपके आसपास के अंदर क्या चीजें हो रही है, उन चीजों को आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। आपके देश के अंदर कितने राज्य हैं, किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। पड़ोस में आपके पड़ोसी कैसे हैं, पाकिस्तान की राजधानी, वहां के बारे में नॉर्मल जो जानकारी होती है, प्रधानमंत्री कौन है, एरिया क्या है, डुरंड रेखा लगती है, अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा लगती है, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा रखती है, पाकिस्तान से कितने राज्य कैसे जुड़े हुए हैं, वो सारी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये इसे बेसिक जानकारी का मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बाकी आपको इतिहास, सांस्कृतिक मतलब स्ट्रेटेजी के अंदर कला संस्कृति हो गई, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, पॉलिटी हो गई, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंस हो गई। ये जो साइंस से रिलेटेड रिसर्च वगैरह उन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणित के अंदर आपकी सारी चीजें पूछी जाएंगी। नंबर सिस्टम से भी पूछा जाएगा, जैसे डेसिमल हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, एसआई और सीआई। ठीक है, बाकी नॉर्मल पूछा जाता है। और प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेजरमेंट, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन टू डी सारे आ गए। ठीक है, और हिंदी के लिए इन्होंने बोला था बुनियादी अंग्रेजी समझने की क्षमता और बुनियादी समझ का परीक्षण, मतलब कि बेसिक आपको इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। बाकी हिंदी के अंदर भी सारा ही आ जाता है। अभी आप देख रहे हो एसएसजीडी वाला कैसे एग्जाम ले रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसे लग रहा है हिंदी में हिंदी नहीं है। ये रिव्यू देखे होंगे आपने काफी, वो सारा ही पढ़ना पड़ेगा अपने को सिलेबस के अंदर। इसके लिए मैं एक अलग से पिछले पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए पिछले साल की जो वैकेंसी थी उसकी क्या कट ऑफ रही, कैसे सिलेबस है, वो सारी चीजें मतलब वेटेज वाइज सेट करके मैं आपको और बता दूंगा। ऑफिशियल सिलेबस तो आपका ये है। ओके, आगे समझ में। अब अपने बात कर लेते हैं चयन का तरीका। चयन का तरीका वही होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, टेस्ट टेस्ट हो गए, ये सारे काम हो गए। ठीक है, फिर आपका दस्तावेज और चिकित्सा हो गई। उसके बाद में आपका क्या होगा, पीटीवी उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को सीबीटी में शामिल होने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिजिकल पास करोगे ना मेरे भाई, तब ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए, किसके लिए किया जाएगा, फिजिकल पास के तो एग्जाम के लिए किया जाएगा। अब भाई एक और चीज है यहाँ पे ध्यान देना, कंप्यूटर आधारित उल्लिखित कट ऑफ अंकों से अधिक प्राप्त अंक करने वाले भर्ती प्रक्रियाओं में अगले स्टेज अर्थात ट्रेड टेस्ट के लिए अब बोलेंगे ठीक है फिजिकल पास कर लिया कोई लफड़ा नहीं है, एग्जाम दिया, एग्जाम में पास कर लिया, एग्जाम पास करने का कोई क्राइटेरिया होगा तो इन्होंने बता रखा है। ये देखो आप अनारक्षित मतलब यू आर इधर से देख लो, क्योंकि ये चीज आपको थोड़ी कम समझ में आती है क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना ये ऐसे मतलब टेक्निकल वर्ड हो गए ना हिंदी की, इसलिए आप इंग्लिश में ज्यादा समझते हो तो यू आर के अंदर आते हैं। यू आर मतलब जनरल के अंदर आपके 30% नंबर आ गए, मतलब कि 100 नंबर का क्वेश्चन आपने 30 नंबर लिया है ना, तो अब आप ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, है ना मस्त चीज। और आप ओबीसी से हो, सिर्फ 100 में से 25 नंबर ले आए तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ये चीज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल रहा है। और पॉइंटर विंग के लिए आपको 35 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब है जो लगभग 50% तो करके आता है सभी को आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कट ऑफ लगानी चाहिए। बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा वो करे बढ़िया। पता नहीं क्या सोच के, बहुत बढ़िया। ठीक, अब अपने आगे चलते हैं कंप्यूटर आधारित
अर्हता जो पास कंप्यूटर में पास हुआ उनके सीबीटी योग्यता के आधार पर राज्य संघ और क्षेत्र में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ये बात की बात है, वही आपने टेस्ट पास कर लिया, फाइनल में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि भैया, फाइनल में नहीं, आपको एग्जाम देने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, आपका सेंटर यहाँ है, यहाँ। मैं सेंटर बताना भूल गया ना, सेंटर मैं आपको बता देता हूँ, चलो याद आ गया इसके माध्यम से। आपकी ये रहे सेंटर, सेंटर की लिस्ट भी उन्होंने पहले दे दी। आपका फिजिकल सिर्फ एग्जाम कहीं पे भी करवाया जा सकता है, बाकी फिजिकल और ट्रेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रीमेडिकल एग्जामिनेशन आपका आपके अपने अपने स्टेट में होगा। देख सकते हो, आप यहाँ की फोटो ले लो, देखो बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। ये असम के लिए 3 सेंटर है, ठीक है। बिहार के अंदर 2 सेंटर आए, इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर और बाकी ये और, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर 2 सेंटर आए हैं, ठीक है। कौन सा सेंटर है? अजमेर के अंदर। ये अजमेर में दोनों सेंटर पास पास में, क्योंकि मैंने जो सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी के लिए मैं गया था, तो फाइनल में मेरिट आउट हो गया था, तब मैंने ये देखा था दोनों सेंटर पास में थे, ठीक है। एक सीएसएफ फायरमैन और सीएसएफ एचसीएम के लिए, और बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती के लिए भी यही बुलाया था, अजमेर ही बुलाया था, ठीक है। इस तरीके से, ओके। आगे समझ में सेंटर का पता चल गया। अब आगे क्या है, थोड़ी सी चीजें हो रही है वो बता देता हूँ। राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें विस्तृत चिकित्सा पद्धति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। पहला आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा। ये सारी चीजें बेसिक जानकारी सारी हो गई, बेसिक की सारी चीजें आपको मैंने बताई दी, टाइप का मामला बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होगा, सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए समूह में से अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब सीबीटी में जो पास हो गया ना, उन सभी को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ओके। दक्षता टेस्ट, इसके अंदर आपको क्या 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें से आपको 20 अंक लाने अनिवार्य है, मतलब क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, ओके। फिर ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड पद के लिए गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। मतलब आपने टेस्ट पास कर लिया, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस थी उसके हिसाब से, जैसे मैं ड्राइवर का भरूंगा, मुझे ड्राइवर के लिए टेस्टिंग वगैरह करवा के देखे जाएगी। और बाकी उन्होंने बता रखा है कि ट्रेड के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या करवाया जाएगा। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, देखो टोटल 17 प्रकार की पोस्टें हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हो 15 एक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। अभी इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, चालक के लिए आपको ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के भारी वाहनों का नॉलेज होनी चाहिए, उनकी हैंडलिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, पार्किंग और रख रखाव आपको आना चाहिए। भाई गाड़ी चला रहे हो, हवा कितनी होनी चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या जानकारी देखनी चाहिए, चारों टायर सही है या नहीं है, गाड़ी जैसे कि रोकते हैं तब उसको हैंड ब्रेक लगा के, ताकि गाड़ी हिले ना या फिर रुक ना जाए। तो इस परिस्थिति में सारी उसको बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए उस ट्रेड से रिलेटेड, ओके। बाकी चिंता वाली बात नहीं है। अभी आप फिलहाल एग्जाम की तैयारी करो, फिजिकल के लिए वो सारी जानकारी मैं आपको दे ही दूंगा, बेफिक्र होकर तैयारी करो, बस मेन एग्जाम है इसका। और टेट टेस्ट के लिए आपको मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप अच्छे से परफॉर्म ड्राइविंग भी सीख के अच्छे से कर सकते हो। फिर आपको बिगुलर के लिए क्या, बिगुलर फिर आपको यह बिगुलर बजाना आना चाहिए, और संभावना और उसका रख रखाव करना आना चाहिए, ओके। फिर आपको मोची के लिए, दर्जी के लिए क्या माप, ये सारी चीज आप देख सकते हो, कैरेट वर्दी, सिविल, कपड़ों को काटना सिलना। मोची का क्या, मोची का काम क्या होता है, जूते वगैरह सिलना, जूतों की मरम्मत वगैरह, वो सारी चीजें आनी चाहिए। बढ़ई का काम क्या होता है, औजारा का लकड़ी काटना, बढ़ई बोलते हैं, जो खाती वगैरह होता है ना उसको बढ़ई बोलते हैं, ठीक है। तो लकड़ी बॉक्स वगैरह बनाने आने चाहिए, क्योंकि जूते रखने के लिए रैंक वगैरह वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अलमारी वगैरह बनानी, वो इसमें दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। पेंटर के लिए पेंट वगैरह करना आना चाहिए। माली के लिए आपको पौधा का रख रखाव, रोपण, किस ऋतु में कौन सा पौधा और खाद वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्रैंड ब्रास के लिए आपको वाद्य यंत्र बजाने आने चाहिए। पाइप बैंड, ये भी पाइप वाला होता है ना, वो इस तरीके से पंप बजाते रहते हैं। ब्रांड ब्रास मतलब वो ढोल वगैरह हो गए, वो बजाने आने चाहिए। रसोई के अंदर कितनी आपको चावल बनाने हैं, कितनी चपाती बनानी है, वो सारी जानकारी आपको रसोई वाले को होनी चाहिए, ठीक है। 100 व्यक्तियों का बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मछली, दाल, सांभर, इडली, सारी चीजें आपको पता होनी। जलवाह के लिए आपको बर्तन धोने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आटा गूंदने के लिए, जैसे आटा गूंदोगे तो उसके अंदर कितना पानी डालना चाहिए, कैसे आटा गूंदा जाता है, वो सारी चीजें। और बर्तन धोना हो गया, गूंदना हो गया, और सब्जी काटने के लिए कैसे धोनी है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और नाई वालों के लिए आपको नाई की जानकारी होनी चाहिए। धोबी वालों के लिए धोबी के बारे में सारी चीज आप देख सकते हो। ऐसे सफाई कर्मचारी के लिए, और ऐसे राजमिस्त्री के लिए, राजमिस्त्री के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हैंडलिंग सीमेंट का मिश्रण वगैरह, क्योंकि राजमिस्त्री तो आपको हैंडलिंग वगैरह करनी होगी सीमेंट का, वो राजमिस्त्री तो गोल वगैरह करना होगा। फिर इलेक्ट्रीशियन, पाइनर, तो बिजली के काम का ज्ञान होना चाहिए। सारी आप देख सकते हो, ये आपका ट्रेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब अपने बात कर लेंगे
दस्तावेज डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। अब हमने बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या पूछेगा। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ नहीं है, आपके सिर्फ 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए और जो आपने योग्यता लगाई है वो योग्यता होनी चाहिए, जैसे IIT ड्राइविंग लाइसेंस तो वो होना चाहिए और मूल निवास आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, आयु में छूट चाहिए तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लंबाई और सीने में छूट चाहिए तो इच्छुक है तो इस संलग्न चार के अनुसार आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिपाही पद के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बता दें जो ट्रेड से संबंधित है वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का IIT प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, बाकी इन्होंने बता रखा है कि आप दो प्रकार की वैकेंसीज आई है इसमें, एक पाइनियर की और एक टेक्निकल ट्रेड्स की है। इन दोनों में से आप एक वैकेंसीज ही भर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख के भर लेना। अगर दोनों भर रहे हो तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है और पकड़े गए मतलब वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पता चल जाएगा। अगर दोनों भरते हो मतलब आप नहीं, सॉरी, ये ऐसे कहना चाह रहा है, आप दो फॉर्म भर रहे हो ना तो पकड़े जाने पर आपको दोनों की दोनों उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फॉर्म भर दिए, उनको पता नहीं चला, आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए देने, एग्जाम देने पहुंच गए, आपको एक फॉर्म का ही एडमिट कार्ड लेके आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप दोनों में देते हो फिर पकड़े जाते हो तो फिर आपको 7 साल की उम्र, 7 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ प्रावधान है। ओके, तो सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और जो अभ्यर्थी दो पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, प्रेफरेंस देनी होगी, भाई मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसके बाद मैं इसको लूंगा, ऐसे प्रेफरेंस देनी होगी। ओके, ये सारी जानकारी थी। ओके, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी। वीडियो मेरे को पता है लंबा हो गया, पर मेरा उद्देश्य ये था कि आपको एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट जानकारी दे दी जाए और आपको मैंने सारा तरीका, ऑफिशियल तरीका भी बताया ताकि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, अब आपका सिर्फ काम है कि अपनी योग्यता के हिसाब से पकड़ा, अब आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी चैनल पे नए हो, इस भर्ती से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए इस चैनल पे आपको मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे दबा देना ताकि आपके पास आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। ठीक है, वो इसी तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बताने की अच्छे से भूमिका निभाई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और जो भी आपका डाउट है वो डाउट जरूर बता देना, आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मेरे साथ जो कोई डाउट नहीं रहा होगा फिर भी रहा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।